हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जान जब तक जीके तब तक पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों यूपी टेट का जो 2020 में 2020 में दोस्तों जो पेपर हुआ था प्राइमरी लेवल का। जी हाँ दोस्तों, जो प्राइमरी लेवल का पेपर फर्स्ट हुआ था दोस्तों, इसको मैं लेकर आया हूँ। और दोस्तों आज मैं आपको इसके भाग 1 के जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है दोस्तों, इसके मैं आपको कुछ प्रश्न सॉल्व कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा कि इसका ये आंसर कैसे है और ये क्यों है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको यूपी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन करने में आसानी हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं इसी पर आपको यूपी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन कराऊंगा दोस्तों फुल नोट्स के साथ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हमें दोस्तों ये प्रश्न दे रखा है, एक सूची दे रखी है दोस्तों और एक सेकंड सूची दे रखी है। ठीक है, हमें दोस्तों इसको मिलान करना है कि एनिमल इंटेलिजेंस जो है ये किससे रिलेटेड है। एनिमल इंटेलिजेंस है ये किससे रिलेटेड है, पुनर्वलन अनुसूची किससे रिलेटेड है, और सारगर्भिता का नियम और अनुकूलन सिद्धांत किससे रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं एनिमल इंटेलिजेंस की। तो दोस्तों जो एनिमल इंटेलिजेंस होता है इसी को हम पार्श्विक बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पार्श्विक बुद्धि भी कहते हैं, पार्श्विक बुद्धि। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये जो पार्श्विक बुद्धि है इसका जो प्रतिपादन है दोस्तों ये किसने किया, ये किया हमारा थॉर्नडाइक ने। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ए। ओके, अब आता है पुनर्वलन की अनुसूची। तो दोस्तों जो पुनर्वलन की अनुसूची है ये जो दी ये हमें दी स्किनर ने, तो ये हो गया बी। ठीक है दोस्तों, सारगर्भिता का नियम ये हमको दिया गेस्टोल्ट ने। किसने दिया दोस्तों, गेस्टोल्ट ने। और अनुकूलन का जो सिद्धांत है ये हमें जीन पियाजे ने दिया था। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एनिमल इंटेलिजेंस का थॉर्नडाइक, पुनर्वलन सूची का स्किनर और सारगर्भिता का गेस्टोल्ट और अनुकूलन सिद्धांत का जीन पियाजे होगा। ओके, तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के लिए संबंधित है, विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हमें इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और अंतः संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो विकास होता है ये क्रमिक प्रक्रिया है दोस्तों। ये क्रमिक मतलब क्रम के बाद क्रम सीढ़ियों की तरीके से एक क्रमिक प्रक्रिया है जो दोस्तों जीवन पर्यंत कभी ना कभी किसी न किसी रूप में चलती रहती है। अर्थात विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं विकास की। तो विकास दोस्तों ये क्या है, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। जब क्रमिक प्रक्रिया है और ये जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है, जब कोई चीज़ जीवन पर्यंत कभी किसी न किसी रूप में चलती रहती है तो दोस्तों ये आपका हो जाता है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, क्योंकि निरंतर ही वो चीज़, विकास जो है वो निरंतर ही चल रहा है। ओके, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा थर्ड प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है दोस्तों हमसे, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। 25वां संशोधन, 22वां संशोधन, 86वें संशोधन और 52वें संशोधन से। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। संविधान के जो 86वां संशोधन दोस्तों हुआ आपका, ये कब हुआ, 86वां संशोधन आपका दोस्तों हुआ वो हुआ आपका 2002 में। ठीक है, अब 2002 में जब 86वां संशोधन हुआ तो दोस्तों इसके अनुसार क्या हुआ, इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के, कितने, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे जो थे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था
की गई। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार में रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो दोस्तों ये बन गई हमारी 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ 2002 में। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा, तो दोस्तों बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा की। तो जो अभिप्रेरणा है ये दोस्तों इसके जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो दोस्तों हमारे मैकडूगल हैं। ठीक है, जब मैकडूगल हैं, अब मैकडूगल से डेफिनेशन देखते हैं क्या थी। मैकडूगल के अनुसार थी दोस्तों कि अभिप्रेरणा व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। क्या की जा सकती है? जो अभिप्रेरणा की व्याख्या है ये जन्मजात मूल प्रवृत्ति के आधार पर की जा सकती है। मूल प्रवृत्तिजन्य व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। मूल प्रवृत्ति दोस्तों कौन कौन से हैं व्यवहार के? एक होता है ज्ञानात्मक। क्या दोस्तों? ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक के बाद आता है दोस्तों हमारा भावात्मक। ठीक है, भावात्मक के बाद आता है दोस्तों हमारा क्रियात्मक। क्या? क्रियात्मक। ओके दोस्तों, तो क्या क्या हो गया? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये क्या है? ये मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। कैसा? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो दोस्तों ये जो है आपका विकास की दोस्तों जो बाल्यावस्था है, कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। इसको ही संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक है दोस्तों, संवेगात्मक का मतलब दोस्तों कि जो बच्चा होता है उसको आप समझाएंगे उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों जब कोई चीज़ वो करके देखता है तभी उसको अच्छे से समझ में आता है। तो दोस्तों विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो वो कहा है बाल्यावस्था को। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने बहुबुद्धि का प्रत्यय दिया? अब बात करते हैं दोस्तों बहुबुद्धि की। तो दोस्तों जो बहुबुद्धि का जो प्रत्यय है या बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये हमें दिया था किसने? गार्डनर ने दिया। ठीक है दोस्तों, अब जब गार्डनर ने दिया इसका किसका? बहुबुद्धि का। अब इसी के साथ साथ दोस्तों जो आपके स्पीयरमैन है इन्होंने बुद्धि का द्योकारक सिद्धांत बताई। कितने दोस्तों? ये जो गार्डनर थे इन्होंने बहु बताई, मतलब बहुत से बताई, और स्पीयरमैन जो थे इन्होंने 2 बताई। कितने बताई दोस्तों? 2 बताई। और जो आपके गोलमैन है दोस्तों इन्होंने इनका जो संबंध है दोस्तों वो हमारा संवेगात्मक बुद्धि से है। किससे है? संवेगात्मक बुद्धि से है। किसका? ये है गोलमैन का संवेगात्मक बुद्धि से। ओके दोस्तों, तो आपको इससे 3 प्रश्न दोस्तों आपके तैयार हो रहे होंगे कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये हमारा दिया गार्डनर ने। अगर बात की जाए कि द्योकारक बुद्धि का तो ये दिया स्पीयरमैन ने, और बात की जाए गोलमैन की तो दोस्तों इन्होंने दिया हमारा संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दे रखा है कि डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिस्लेक्सिया दोस्तों क्या होता है और इसको क्या करने में कठिनाई होती है? तो दोस्तों बात करते हैं डिस्लेक्सिया की। तो दोस्तों जो डिस्लेक्सिया है ये एक व्यापक शब्द है। कैसा है? व्यापक शब्द है। इसका जो संबंध है वो दोस्तों पाठ पठन से है। पाठ पठन मतलब पढ़ने या बर्तनी से है। ठीक है, तो इसका तो आंसर दोस्तों ये हो गया कि इसमें कठिनाई होती है। संबंधी अक्षमता या विकार से है। ये जो डिस्लेक्सिया होता है दोस्तों इससे जो पीड़ित बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आपका लिखा है कहीं साव, SAW साव, तो ये साव को वाज, ठीक, सॉरी एक मिनट दोस्तों,
साव लिखा है, शाव और वाज, ठीक है। अगर कहीं लिखा है इनका न्यूक्लियर, क्या लिखा है दोस्तों, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर लिखा है, और कहीं लिखा है अनक्लियर, क्या, अनक्लियर। तो दोस्तों ये जो दोनों वर्ड हैं, इन दोनों वर्डों में ये जो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे होते हैं, ये साव और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर जैसे जो शब्द होते हैं, इनमें ये अंतर नहीं समझ पाते, ठीक है। आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि डिसलेक्सिया क्या होता है। जो डिसलेक्सिया से दोस्तों जो पीड़ित बच्चे हैं, इन बच्चों को, डिसलेक्सिया से पीड़ित जो बच्चे हैं, इन बच्चों को साव, वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर जैसे शब्दों में ये विभेद नहीं कर पाते। ओके, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। कैसी, समावेशी कक्षा में। अब बात करते हैं दोस्तों समावेशी शिक्षा की। तो दोस्तों जो समावेशी शिक्षा होती है, इसमें क्या होता है कि शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। किसमें, समावेशी शिक्षा में, ठीक। अब इनके कुछ कड़ देख लेते हैं दोस्तों, कुछ कड़ी देख लेते हैं इनके साथ की। देखिए जो समावेशी शिक्षा होती है दोस्तों, समावेशी जो कक्षा होती है, समावेशी कक्षा होती है, इसमें जो शिक्षक होता है वो बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। किसको, शिक्षक को। किसमें, समावेशी कक्षा में, जिससे सीखने में अक्षम जो बच्चे हों, अक्षम का मतलब है जिन्हें जल्दी से समझ में कोई चीज़ नहीं आती है, ऐसे बच्चे हों तो उन्हें अतिरिक्त समय देना चाहिए। कैसा, अतिरिक्त समय देना चाहिए। बच्चों को आवश्यकता के अनुरूप बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए दोस्तों, जो निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। कैसे बच्चों पर, निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और यह सभी कार्य शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर रहा है कि इसमें भूमिका नहीं है, तो दोस्तों बात की जा रही है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि दोस्तों यही ही गलत है हमारा, तो इसी का आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि जो समावेशी कक्षा होती है, इसमें शिक्षक को जो निःशक्त बच्चे हैं इन पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका ये भी सही है कि बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, क्योंकि जो अक्षम बच्चे हैं उन्हें अतिरिक्त समय तो देना ही देना चाहिए, क्योंकि उन्हें जल्दी से समझ में नहीं आता है। और शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये जो चौथा है ये वाला नहीं होगा। ओके, तो हमारा दोस्तों यही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर रोक देना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको ये देख के ही, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको देखते ही दोस्तों इसमें अब कक्षा में जो छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या दोस्तों रोक देना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। ओके, उत्साहित करना चाहिए, मतलब उत्साहित न करके उनके उत्साह को डाउन कर देना चाहिए, ये भी दोस्तों गलत है। इसका मतलब है दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, प्रश्न प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित कैसे करना चाहिए कि जब आप कक्षा में हैं तो अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रही है, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को जब वो चीज़ थोड़ी सी समझ में या अटपटी लगती है, तब हम उनसे कहते हैं कि यदि आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए, आप एक बार नहीं 10 बार सोचिए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, या फिर भावात्मक विकास से, ठीक है। तो दोस्तों बच्चे की जो वृद्धि है, बात वृद्धि की जा रही है। बच्चे की वृद्धि होने से आस है उसके शारीरिक विकास से होता है। किससे होता है दोस्तों,
शारीरिक विकास से होता है मुख्यतः रूप से किससे, बच्चे की जो वृद्धि है वो किससे होती है दोस्तों, शारीरिक से। तो हमारा इसमें आंसर तो शारीरिक हो जाएगा। अब और देख लेते हैं दोस्तों इसमें हम कि वृद्धि जो शब्द है इसका प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों, कैसे दोस्तों, परिमाणात्मक, अब परिमाणात्मक की दोस्तों हम डेफिनेशन भी समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों परिमाणात्मक का मतलब है कि जिसे हम माप सकें, क्या कर सकें, माप सकें। तो दोस्तों जो शारीरिक विकास होता है इसको हम आसानी से माप सकते हैं, जैसे उनकी ऊंचाई, हाइट के बारे में, उनके वेट के बारे में, उनकी चौड़ाई के बारे में। तो दोस्तों ये सब हम आसानी से जान सकते हैं। जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसकी ऊंचाई और चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों वृद्धि का जो मुख्य रूप से जो संबंध है वो किससे है, शारीरिक विकास से, क्योंकि शारीरिक विकास में ही वृद्धि होती है जिसे हम माप सकते हैं। सिर्फ एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि वृद्धि का जो मतलब है, ये वृद्धि का मतलब प्रमाणात्मक से होता है। प्रमाणात्मक मतलब है दोस्तों कि जिस चीज़ को हम माप सकते हैं उसी को हम वृद्धि कह सकते हैं, कि वृद्धि को हम माप सकते हैं लेकिन हम विकास को माप नहीं सकते। तो दोस्तों वृद्धि और विकास में जो डिफरेंस होगा ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा अगले किसी वीडियो में, जब हम आपको इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे उस समय। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे ये थे 10 पॉइंट थे दोस्तों। ये 10 पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके, ये आपका बीएड का जो यूपी टेट का जो आपका पेपर 2020 में हुआ था दोस्तों, तो इसके ये शिक्षा शास्त्र वाले के दोस्तों ये आपके ओनली 10 प्रश्न मैं आपको लेके आया हूँ। आपको बहुत जल्दी दोस्तों इसके मैं नेक्स्ट भी लेके आऊँगा। मैं इसके आपको टोटल जो आपके 150 क्वेश्चन हैं दोस्तों, इन सबको मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा कि किसमें कौन सा आंसर कैसे होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों आप अगर यूपी टेट या सी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।